हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। आई एम भूमिका मिश्रा। जैसा कि क्लास 8 के पॉलिटी कर रहे थे हम, उसका आज चैप्टर नंबर 7 है, जिसमें हम अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन इसके बारे में हम समझेंगे। देखिए, इंडिया में जब इंडिया का डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा था, जब ब्रिटिश टाइम के में भी ये डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा था, तो जो आदिवासी थे उनको उनकी जगह से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा था। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तब भी ये प्रोसेस चलती रही, ठीक है। उनको हटाने की बात करते रहे। अब ये हटाने की जब बात की जा रही थी तो उन सब के पीछे रीज़न क्या था, क्या सफ़र किया उन्होंने, आदिवासियों ने क्या चीज़ सफ़र की, तो ये सारी चीज़ें हम समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है आदिवासी और मार्जिनलाइजेशन का, उसमें एग्जाम्पल में पूरी प्रोसेस ये बताई है कि एक लड़की जो होती है वो परेड देखती है, उसमें जो आदिवासी होते हैं वो डांस करते रहते हैं, तो वो अपने ग्रैंडपा से पूछती है कि आखिर रीज़न क्या है कि ये हमेशा डांस करते हुए दिखते हैं। तो उनके जो ग्रैंडफादर होते हैं वो भी उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। और जब इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ, जब आयरन मिलना स्टार्ट हुआ, आयरन स्टील कंपनीज लगना स्टार्ट हुई, तब वहाँ के जो आदिवासी थे जो कि मेनली फॉरेस्ट में रहा करते थे, उनको बोला गया कि आप अपने लैंड को छोड़कर चले जाइए, और या फिर उनको प्रॉमिस किया जाता था कि आप कुछ जो लैंड है वो हमें देंगे तो हम आपको नौकरी और कुछ पैसे देंगे। लेकिन ये फेक प्रॉमिस हुआ करते थे और उनको वहाँ से भगा दिया जाता था। उनमें से भी जो पूरे के पूरी जो गांव होती थी आदिवासियों के, उनमें से कुछ लोग तो थे, एग्री हो गए थे कि हाँ भैया हमें नौकरी मिलेगी, हमें पैसा मिलेगा, तो हमें कुछ ज़मीन जो है वो बेच देनी चाहिए, उनको दे देनी चाहिए, और इससे देश का भी भला होगा। लेकिन कुछ आदिवासी थे जिनके पास कम ज़मीन थी, जिनके पास कम क्या कहते हैं लैंड था, तो उन्होंने सोचा कि नहीं, यदि हम इनको लैंड दे देंगे तो फिर डेवलपमेंट कैसे होगा, हम अपना कैसे सोचेंगे। तो इस बेसिस पे उन्होंने मना किया। जब वो मना करने लग गए तो उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको खदेड़ा और उनको उस जगह से निकालने की कोशिश की कि आप यहाँ से जाइए। और जिन लोगों ने उनको प्रॉमिस किया था कि हम आपको पैसे देंगे और क्या कहते हैं नौकरियाँ प्रोवाइड करेंगे, जॉब प्रोवाइड करेंगे, जो कंपनी लगेगी उसमें, वो लोग दोबारा दिखे ही नहीं उस गांव में। उनको जिनको प्रॉमिस किया था उनको कभी मिले ही नहीं। तो इस तरीके से उन लोगों का जो कल्चर था, जो क्या कहते हैं फॉरेस्ट एरिया पे जिस तरीके से वो रहते थे, उनका खुद का कल्चर था, उनसे उनको क्या कहते हैं रिमूव कर दिया गया, ठीक है, उनसे उनको वंचित कर दिया गया था। इसके पीछे इंडिया के डेवलपमेंट का भी रीज़न है कि उनको एक तो एक्यूरेट पैसे नहीं मिले, एक्यूरेट प्रॉमिस जो उनसे किया गया था वो चीज़ उनको मिली नहीं, उनका जो मेन कल्चर था ना वो भी वहाँ से चला गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई आदिवासियों के साथ, ठीक है। और आज की डेट पे हम उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करते हैं कि उनका जो बेसिक कल्चर है वो इंडिया में रहे, और उस बेसिक कल्चर को हम एज अ टूरिस्ट के हिसाब से हम उसको क्या कहते हैं बेचते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं हु इज़ आदिवासी। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि आदिवासी कौन है। तो और आदिवासी का मतलब होता है ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स, जो ओरिजिनली उस जगह पे रहते हैं उनको बोला जाता है आदिवासी, ठीक है। आर द कम्युनिटी हु लिव्ड एंड ऑफन कंटिन्यू टू लिव इन अ क्लोज एसोसिएशन विथ फॉरेस्ट। मेनली ये फॉरेस्ट एरिया में जो ओरिजिनल रिहैबिटेशन होता है जिन लोगों का, उनको आदिवासी बोला जाता है। इंडिया में अप्रॉक्स 8% इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से आदिवासी हैं, ठीक है। आदिवासी कितने हैं? 8%, ठीक है। मैनी ऑफ इंडिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल सेंटर आर लोकेटेड इन आदिवासी एरिया। आप कोई भी कंपनी ले लोगे, कोई भी माइनिंग एरियाज़ ले लोगे, जहाँ पे माइनिंग होती है ना, एक तो वो फॉरेस्टेड एरिया में होगी, जैसे आप यहाँ पे नाम देख रहे होंगे, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, ठीक है। जैसे जमशेदपुर झारखंड में आता है, भिलाई छत्तीसगढ़ में आता है, बोकारो उड़ीसा में आता है। तो ये एरिया वो एरिया है जहाँ पे फॉरेस्ट है, ठीक है। और फॉरेस्ट में आदिवासी रहते थे, उनको हटाकर
और फिर यहाँ पे ये इंडस्ट्रीज़ जो थी आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ वो लगाई गई। जब पहले सर्वे हुआ ना तो सर्वे में ये पता चला कि जो आयरन है वो इंडिया में उस जगह पे अवेलेबल है जहाँ पे आदिवासी रह रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। आदिवासीज आर नॉट होमोजीनियस पॉपुलेशन, देयर आर ओवर 500 डिफरेंट आदिवासी ग्रुप इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पे इंडिया में 500 डिफरेंट आदिवासीज रह रहे हैं। इवन इंडिया की सबसे बड़ी जो आदिवासी ट्राइब है वो है गोंड ट्राइब। ठीक है, ये सबसे लार्जेस्ट ट्राइब है, सबसे बड़ी आदिवासी क्या कहते हैं पॉपुलेशन इनकी है। आदिवासी आर पर्टिकुलरली न्यूमरस इन द स्टेट, सारे स्टेट्स में आपको मिल जाएंगे, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, मतलब ओवरऑल सारे जो 28 स्टेट्स हैं वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए स्टेट ऑफ उड़ीसा होम ऑफ मोर देन 60 डिफरेंट डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स, 60 डिफरेंट टाइप के ट्राइबल्स ग्रुप्स जो हैं वो हमें उड़ीसा में देखने को मिलते हैं। आदिवासी सोसाइटी इज ऑल्सो मोस्ट डिस्टिंक्टिव because there is often very little hierarchy among them. This makes them radically different from the communities organized around the principle of a jati varan, the rule by the king. देखिए, जब वैदिक कल्चर चल रहा था तब वहाँ पे वरण सिस्टम था। वरण सिस्टम में इनको जो आदिवासी थे उनको लोअर कास्ट में रखा गया। ठीक है, शूद्र में रखा गया, सबसे जो लोअर कास्ट थी उन पे रखा गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो हायरार्कियल सिस्टम थी उसमें सबसे लिटिल मतलब सबसे लोअर टॉप में जो आते थे वो कौन आते थे? आदिवासीज आते थे। ठीक है, Adivasis practice a range of a tribal reason that are different from Islam, Hinduism, Christianity, then often involve the worship of an ancestor, village and nature spirit, the last associated with residing in various sites in the landscape, mount spirit, river spirit, animal spirit, etc. अब देखो, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई होते हैं, उन सब के एक आइडल्स होते हैं, उनको वो वर्शिप करते हैं। लेकिन आदिवासी के साथ क्या होता है कि ये नेचर को वर्शिप करते हैं। माउंटेन हुआ, सन हुआ, रिवर हुआ, नेचर स्पिरिट को ये वर्शिप करते हैं। ठीक है, The village spirit are the worship at a specific sacred groups within the village boundary, while the ancestors once usually worshipped at home. ठीक है, और जो वुमेन्स होती हैं वो घर पे पूजा करती हैं नेचर्स का। ठीक है, एडिशनली आदिवासी हैज़ ऑलवेज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट सराउंडिंग रिलीजन। अब देखो, पहले तो जो आदिवासी, जो ओरिजिनल आदिवासी होते थे वो नेचर को प्रैक्टिस करते थे, लेकिन धीरे धीरे जब वो आसपास के लोगों से, मेनली वो फॉरेस्ट में रहते थे, हमें ये समझ में आया। अब जब फॉरेस्ट के इंटीरियर्स में रहते थे तो वो आसपास की चीज़ों से इन्वॉल्व नहीं हो पाते थे। ठीक है, अब जब इनको क्या कहते हैं रिहैबिटेट कर दिया गया, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया, तो ये कहीं ना कहीं सोसाइटी के इंटरेक्शन में आए। सोसाइटी के इंटरेक्शन में आए तो ये हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, इन सब के इंटरेक्शन में आए तो वो उनसे भी इन्वॉल्व होकर चीज़ें समझने लग गए थे कि किस तरीके से वो लोग वर्शिप करते हो, और उसका भी वो एडॉप्शन करने लग गए थे। ठीक है, शक्ता, बुद्धिस्ट, वैष्णव, भक्ति, क्रिश्चियनिटी, इन सब में साइमल्टेनियसली आदिवासी रिलीजन देमसेल्फ हैव इन्फ्लुएंस डोमिनेंट रिलीजन ऑफ द एम्फेसिस अमंग देम। ठीक है, और फिर वो इन्फ्लुएंस हो गए थे डोमिनेंट रिलीजन की वजह से। फॉर एग्जाम्पल जगन्नाथ कल्ट ऑफ उड़ीसा, शक्ति, Tantric tradition of Bengal and Assam during the 19th century, the substantial number of Adivasi converted into the Christianity. अब देखो, यहाँ पे आप देखेंगे कि जूनागढ़ कल्ट ऑफ उड़ीसा, शक्ति एंड तांत्रिक ट्रेडिशन इन बंगाल, ये सब किसके द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है? ये आदिवासियों के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है,
फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखते हैं कि कई आदिवासी जो थे उनको क्रिश्चियनिटी में चेंज कर दिया जाता है, विच इज़ एमर्ज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलीजन इन मॉडर्न आदिवासी हिस्ट्री। आज की डेट में भी आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द आदिवासी जो होते हैं वो कन्वर्टेड क्रिश्चियन बन जाते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है, हम उसके पीछे का रीज़न समझते हैं। उसके पीछे का रीज़न ये है कि हमने अभी पढ़ा कि शूद्र सबसे लोअर कैटेगरी दी गई, आदिवासियों को वर्ण सिस्टम में, समाज में सबसे नीचे तलबे पे रखा गया, सबसे नीचे हायरार्की पे रखा, लोएस्ट हायरार्की में रखा गया, ठीक है, सबसे नीचे वाला जो उनका सिस्टम था उस पे रखा गया। अब इनको कुछ ना कुछ चीज़ों से डिप्राइव्ड कर दिया जाता था, उनको मंदिर नहीं जाने दिया जाता था, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते थे। इस तरीके की जो समाज की मतलब सोसाइटी से जो इम्पोर्टेंट सोसाइटी होती थी उनसे उनको बाइफरकेटेड रखा जाता था, दूर रखा जाता था। तो इस बेसिस में ये उनको मेन सोसाइटी में आना है तो उनको एज अ कोई रिलीजन लेकर आना है, नेचर को प्रैक्टिस करके नहीं आ सकते। तो क्या किया उन्होंने कि उन्होंने क्या कहते हैं, क्रिश्चियनिटी रिलीजन को अपना लिया और एक कन्वर्टेड क्रिश्चियन बन गए। और आज की डेट पे आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे आदिवासी हैं जो कन्वर्टेड क्रिश्चियन हैं, ठीक है। आदिवासीज हैव देयर ओन लैंग्वेज, आदिवासी के पास खुद का एक लैंग्वेज है। मोस्ट ऑफ देम रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम द पॉसिबली द ओल्ड एज संस्कृत, ठीक है। उनका खुद की एक लैंग्वेज होती है। जैसे गोंड आदिवासी का टाइप है, गोंड गोड़ी बोलता है, ठीक है, कोल कोली बोलता है, भील जो होते हैं भीली बोलते हैं। तो इस तरीके से जो ट्राइब्स हैं उनकी खुद की एक अपनी लैंग्वेज होती है, ठीक है, विच हैव ऑफन डीपली इन्फ्लुएंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ मेन स्ट्रीम इंडियन लैंग्वेज। ये जो इनकी जो लैंग्वेज होती है, इनका कल्चर जो होता है, मेन स्ट्रीम का मतलब कि जो इंडिया का प्योर कल्चर है ना उससे इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है। इंडिया का जो प्योर कल्चर है उससे उनका कल्चर जो है वो इन्फ्लुएंस है। लाइक बंगाली, संथाली हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीकर्स, हैज़ देयर सिग्निफिकेंट बॉडी ऑफ पब्लिकेशन इंक्लूडिंग मैगजीन ऑन इंटरनेट और ई मैगजीन। जो संथाली है वो लार्जेस्ट नंबर ऑफ द स्पीकर्स हैं उसके, और सिग्निफिकेंट बॉडी ऑफ पब्लिकेशन है इंक्लूडिंग मैगजीन ऑन द इंटरनेट ऑफ ई मैगजीन, उस पर भी संथाली की बात होती है, ठीक है। यहाँ तक हमने चीज़ें समझ ली। यहाँ पे आपने एक नाम लिखा हुआ है शेड्यूल ट्राइब, इसके बारे में आपने सुना होगा या फिर मेनली आपने इस वर्ड का नाम सुना होगा एसटी, ठीक है। एसटी टर्म एज द आदिवासी यूज बाय द गवर्नमेंट इन द वेरियस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। देखो जो ऑफिशियल इंडियन गवर्नमेंट है उसमें जो आदिवासी है उनको रिफर्ड किया गया है एसटी से, ठीक है। देयर इज़ ए ऑफिशियल लिस्ट ऑफ ए ट्राइब्स, ऑफिशियल लिस्ट है, और शेड्यूल ट्राइब्स आर ऑफन ग्रुप्ड टुगेदर विद द शेड्यूल कास्ट इन द कैटेगरी ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। और गवर्नमेंट क्या करती है कि इनको एससी और एसटी कैटेगरी में बांटती है और एक लिस्ट बनाती है कि इस जाति के लोग जो हैं वो एससी हैं और इस जाति के लोग जो हैं एसटी हैं, और उनको जो उन्होंने कई सालों तक जो सोसाइटी के इस लोअर पोजीशन में रहकर सहा है उस पोजीशन से अपलिफ्ट करने के लिए वो कई प्रोग्राम चलाती है और कई चीज़ें वो करती है, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या होता है। आगे दिया हुआ है आदिवासी एंड स्टीरियोटाइप, ठीक है, आदिवासी एंड स्टीरियोटाइप। इन इंडिया वी यूजली शो केस ऑफ ए आदिवासी कम्युनिटी इन पर्टिकुलर वेज, ठीक है। Thus during the school function or the other official events in books and movies, Adivasi are invariably portrayed a very stereotype ways। देखो चाहे मूवी हो, चाहे बुक हो, चाहे इंडियन सोसाइटी में कहीं भी, मतलब कि किसी के जो एंसेस्टर्स हों, पेरेंट्स हों, वो उनको ना एक स्टीरियोटाइप तरीके से ही प्रेजेंट करते हैं। चाहे बुक में देख लो, चाहे मूवी में देख लो, कहीं पे भी आप देखोगे आदिवासियों को बहुत स्टीरियोटाइप वेज में प्रेजेंट करते हैं। व्हाट डज मीन बाय स्टीरियोटाइप? स्टीरियोटाइप का मतलब होता है कि आपकी जो सोच है वो आपकी सोसाइटी ने डेवलप की है और उसी तरीके से आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, दैट इज़ स्टीरियोटाइप, ठीक है।
In the colorful customs, headgears, though they are dancing, beside this we seem to know very little about the realities of their life. बहुत स्टीरियोटाइप वेज के बारे में सोचते हैं, चाहे उनके कस्टम के बारे में हो, जिस तरीके से ये हेडवेयर्स आप देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से ये पहनते हैं, इनके बारे में चाहे बात की जा रही हो, या फिर उनके वो जिस तरीके से डांस करते हैं उसके बारे में बात की जा रही हो, तो ये सारी चीज़ों को बहुत स्टीरियोटाइप वेज से इनको देखा जाता है कि ये मतलब कि जिस तरीके का लोअर उस पर रखा गया था सिस्टम में, तो उनको बहुत गलत नज़रों से देखा जाता है। ठीक है, उनकी लाइफ, उनके रियलिटी के बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन उनको देखा उसी तरीके से जाता है। दिस ऑफन wrongly लीड टू पीपल बिलीविंग दैट दे आर एक्सोटिक, प्रिमिटिव एंड बैकवर्ड। देखो इनको बहुत मतलब कि देखो ये तो एक तो एक्सोटिक है, प्रिमिटिव है और बैकवर्ड है। ठीक है, बैकवर्ड क्यों है कि ये बहुत टाइम तक जो मेन सोसाइटी थी जहाँ पे डेवलपमेंट चल रहा था उससे वो दूर थे। ठीक है, प्रिमिटिव क्योंकि ये फॉरेस्ट में रह रहे थे, हंटिंग और गैदरिंग कर रहे थे काफ़ी टाइम तक, और एक्सोटिक क्योंकि इनके में अभी भी वो जो इंडियन कल्चर, बेसिक कल्चर है वो बचा हुआ है। ऑफन आदिवासी आर ब्लेम्ड देयर लैक ऑफ एडवांसमेंट एज दे आर बिलीव्ड इन रेजिस्टेंट टू चेंज और न्यू आइडियाज़। ठीक है, आदिवासियों को ये ब्लेम किया जाता है कि वो बिलीव नहीं करते चेंज ऑफ न्यू आइडियाज़, नए आइडियाज़ जो चेंज हो रही हैं सोसाइटीज़ में, जो चेंज हो रही है उस चीज़ का एडॉप्शन नहीं हो उनके अंदर और उस चीज़ को वो अपनाते नहीं हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बुक्स में वो किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है आदिवासी एंड डेवलपमेंट। ठीक है, आदिवासी एंड डेवलपमेंट। एज यू have already read in the history textbook, the forest was the absolutely crucial in the development of all empire and settled civilization in India. Metal ore, iron, copper, gold, silver, coal, diamond, invaluable timber, most meaningful herbs, animal products, wax like honey, animal themselves, elephant, mainstay, imperial armies, all came from the forest. देखो कोई भी एम्पायर हो, चाहे वो मुग़ल एम्पायर की बात कर ले हम, चाहे ब्रिटिश एम्पायर की बात कर ले हम, दोनों एम्पायर जो फॉरेस्ट डेवलपमेंट में बहुत अच्छा काम करती थी। उसके पीछे रीज़न क्या था? उसके पीछे ये रीज़न था, फॉरेस्ट डेवलपमेंट में अच्छा काम करने के पीछे ये रीज़न था क्योंकि फॉरेस्ट से इनको बहुत सी चीज़ें मिलती थी। फॉरेस्ट से इनको आयरन मेटल्स भी मिलते थे और फॉरेस्ट से इनको फॉरेस्ट गुड्स भी मिलते थे। ठीक है, जैसे वुड हो गया, ऑक्सीजन तो बेसिक चीज़ है, ऑक्सीजन तो मिल ही रही थी। ठीक है, क्या कहते हैं, हर्ब्स हो गए, मेडिसिनल हर्ब्स हो गए, वो सारी चीज़ें मिलती थी। और साथ में जो फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट इज़ द होम ऑफ एनिमल्स, तो वो एनिमल्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट था। तो वो चाहे हम एंशिएंट के मौर्यन एम्पायर की बात करें और मॉडर्न के ब्रिटिश एम्पायर की बात करें, दोनों के लिए वो इक्वली इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, और उसको बहुत अच्छे से हर एक एम्पायर जो थी वो डेवलप करती थी। इन एडिशनल द कंटिन्यूएशन ऑफ ए लाइफ डिपेंड हैविली ऑन द फॉरेस्ट दैट हेल्प्स रिचार्ज मैनी ऑफ द आइडियाज रिवर्स एज इज बिकमिंग क्लियरर नाउ क्रूशियल द अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ आवर एयर एंड वाटर। देखो सिर्फ और सिर्फ हमने यहाँ पे अभी अपने मतलब की बात की कि हमें मेटल्स मिल रहे हैं, हमें क्या कहते हैं वो इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल हर्ब्स मिल रहे हैं, साथ में साथ ये जो फॉरेस्ट है इसमें हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है क्योंकि यहाँ पे हमें एक तो ऑक्सीजन मिल रहा है। ठीक है, रिवर्स जो होती हैं जो सॉइल इरेडिकेशन करती हैं वो भी बचा लेता है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ देता है, एक क्वालिटी ऑफ एयर और वाटर हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, फॉरेस्ट कवर द मेजर पार्ट ऑफ आवर कंट्री। फॉरेस्ट जो होता है वो कवर्ड मेजर पार्ट ऑफ आवर कंट्री टिल द 19th सेंचुरी।
ठीक है, बहुत बड़ा पार्ट कवर करता था, सिर्फ और सिर्फ कब तक, 19th सेंचुरी तक। द आदिवासी हैड अ डीप नॉलेज ऑफ एक्सेस टू एज वेल एज कंट्रोल द मोस्ट ऑफ दीज वास्ट ट्रैक्ट एट लीस्ट टिल द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी। दिस मीन देयर वाज नॉट रूल्ड बाय लार्ज स्टेट एंड द एम्पायर। देखो, टिल 19th सेंचुरी तक जो आदिवासी थे ना, जो आदिवासी थे वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, जो आदिवासी थे उनको बहुत डेप्थ नॉलेज था। उनको ये पता था कि फॉरेस्ट में उग रहे कौन से पत्ते से कौन सी जो बीमारी है वो ठीक की जा सकती है, कौन सी मेडिसिन, मतलब कौन से हर्ब से कौन सी चीज़ें ठीक की जा सकती हैं। आजकल जो क्या कहते हैं, आज जैसे कोरोना का टाइम चल रहा है, तब भी आपने अपने घर में काढ़ा के बारे में नाम सुना होगा कि काढ़ा पीने से कोरोना ठीक होता है और कोरोना नहीं होता है, ठीक है, वो इम्यूनिटी बढ़ाता है। उसमें आप देखेंगे हर एक चीज़ हर्ब्स डलती है हमारी, ठीक है, उसमें दालचीनी, इलायची, काली मिर्च, ये सारे हमारे हर्ब्स हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे आयुर्वेदा में लिखा, और आयुर्वेदा में लिखवाने वाले कौन थे, ये आदिवासी थे। अब ये आदिवासियों को और भी डेप्थ नॉलेज थी फॉरेस्ट की, कि फॉरेस्ट की कौन सी लकड़ी, कौन सा पत्ता, कौन सा हर्ब जो है, क्या कहते हैं, कौन सी जो डिसीज़ है उसको ठीक कर देता है। इवन बहुत मेजर डिसीज़ होती हैं, जैसे किडनी फेल्योर, हार्ट फेल्योर, ऐसी बीमारियां भी ये इन हर्ब से ठीक की जाती हैं। लेकिन आजकल आदिवासी का भी क्या कहते हैं डेवलपमेंट हो गया है, और उनके एंसेस्टर्स को बहुत ज़्यादा नॉलेज था, और अब वो नॉलेज इंडिया में बचा नहीं है, ठीक है। इसलिए जो अभी भी बिल्कुल क्या कहते हैं फॉरेस्ट एरिया में और इंटीरियर ऑफ इंडिया में रह रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है कि हाँ भैया आप रहो और आप प्रोटेक्टेड रहो, हम आपका प्रोटेक्शन करेंगे। इंडिया में ऐसे कई गांव हैं, एक गांव है पातालकोट, वहाँ पे आदिवासी रहते हैं, एक पहाड़ है, पहाड़ के नीचे आदिवासी रहते हैं, और वहाँ पे 1%, आज इंडिया 21st सेंचुरी में टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा यूज़ कर रहा है, लेकिन उस गांव में 1% टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं किया जाता है। और आज भी वहाँ पे ऐसे हर्ब्स हैं कि वो आपकी ऐसी बीमारी, जो जेनेटिक बीमारियाँ होती हैं जिनको नहीं ख़त्म किया जा सकता है, उनके हर्ब्स भी वहाँ पे अवेलेबल है। और उस चीज़ को गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है कि उनको उसी कंडीशन में रहने देना चाहिए जिससे इंडियन कल्चर बचा रहे और इंडियन की सारी चीज़ें बची रहें, ठीक है। आगे देखते हैं कि इंस्टेंट ऑफ एन एम्पायर हेविली डिपेंड ऑन आदिवासी फॉर क्रूशियल एक्सेस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। जैसा मैंने आपको बताया कि फॉरेस्ट का कौन सा हब्स किस तरीके से यूज़ होगा, तो ये सारी चीज़ें किसको पता है, आदिवासी को पता है। तो हर एक एम्पायर जो था, इवन आज इंडियन गवर्नमेंट भी ये फॉरेस्ट से कोई मेडिसिनल कुछ बनाती है तो वो आदिवासी पे डिपेंडेंट है, कि आदिवासी हमें बताएगा कि किस पेड़ के स्टेम से, किस पेड़ के रूट से कौन सी मेडिसिन बनाई जा सकती है, ठीक है। तो हमेशा हम आदिवासी पे डिपेंडेंट रहे हैं। दिस इज ए रेडिकली कॉन्ट्ररी इन आवर इमेज द आदिवासी टुडे समवॉट मार्जिनल एंड पावरलेस कम्युनिटी। In the pre-colonial world, there was a traditionally ranged hunter and gatherers, nomads, and live by shifting agriculture, also cultivating in one place. अब देखो, हमारे दिमाग में एक चीज़ फिट है कि जो आदिवासी हैं वो किस तरीके से रहते हैं। एक तो ये मार्जिनल है और पावरलेस कम्युनिटी है, ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आई। प्री कॉलोनियल वर्ल्ड में रहते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनली रेंज्ड हंटर एंड गैदरिंग, हंटर और गैदरिंग करते हैं। नोमैड्स हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कल्टीवेट करते हैं एक ही प्लेस में, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं आदिवासी करते हैं। ऑल दो दिस रिमेन्स फॉर पास्ट 200 ईयर्स आदिवासी हैव बीन इंक्रीजिंगली फोर्स थ्रू इकोनॉमिक चेंजेस, ठीक है। अब 200 साल से आदिवासियों को फोर्स किया जा रहा है बहुत ज़्यादा कि वो इकोनॉमिक चेंज करें। फॉरेस्ट पॉलिसी एंड पॉलिटिकल फोर्स अप्लाइड बाय द स्टेट एंड प्राइवेट इंडस्ट्री टू माइग्रेट टू लिव एज अ वर्कर इन प्लांटेशन एट कंस्ट्रक्शन साइट, इंडस्ट्रीज एंड डोमेस्टिक वर्कर्स। बाद में ये लोग इस तरीके से रहते थे। अब बाद में क्या हुआ
कि जो स्टेट है वो उनको फोर्स करने लग गई कि आप अपना जो ऑक्यूपेशन है, आप जिस तरीके से रहते हो उसको इम्प्रूव करो, अपनी इकोनॉमिक कंडीशन सही करो। इकोनॉमिक्स कंडीशन सही करवाने में वो क्या कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कंस्ट्रक्शन साइड में काम करो, माइग्रेट करो, प्लांटेशन में काम करो। तो इस तरीके से उनकी इकोनॉमिक कंडीशन के लिए वो उनको फोर्स कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री दे डू नॉट कंट्रोल और हैव मच डायरेक्ट एक्सेस द फॉरेस्ट टेरिटरीज। देखो, ब्रिटिश टाइम पे एक फॉरेस्ट पॉलिसी लेकर आए। उस फॉरेस्ट पॉलिसी में क्या किया गया, इस तरीके से फॉरेस्ट पॉलिसी लेकर आए। अप्रॉक्स 1830s के आसपास ये पॉलिसी लेकर आया गया। इस पॉलिसी में उनको ये बोला गया कि फॉरेस्ट पॉलिसी थी, उसमें ये बोला गया कि आपको फॉरेस्ट छोड़ना पड़ेगा और फॉरेस्ट जो है वह स्टेट के अंदर है और स्टेट ध्यान रखेगी कि फॉरेस्ट में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, और फॉरेस्ट में सिर्फ एनिमल्स रहेंगे, आप लोग यहाँ नहीं रहेंगे। इस तरीके का प्रोविजंस बनाया गया और उनको माइग्रेट कराया गया फॉरेस्ट से। ठीक है, उनका डायरेक्ट एक्सेस जो है वो फॉरेस्ट से छीन लिया गया। ठीक है, और बाद में क्या किया गया कि फॉरेस्ट लैंड हैव बीन बी क्लियर्ड फॉर टिम्बर टू गेट द लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। फिर फॉरेस्ट लैंड उनसे छीन कर उसको क्लियर किया गया जहाँ पे टिम्बर और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज बनाई जा सकती है। ठीक है, आदिवासी हैज़ ऑल्सो लिव्ड एंड द एरिया आर रिच इन मिनरल एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। आदिवासी जहाँ पे रहते हैं उस एरिया में क्या कहते हैं, बहुत रिच मिनरल्स और अदर नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं। देयर आर टेकन ओवर फॉर माइनिंग एंड अदर लार्ज इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे वो लोग रहते हैं वहाँ पे माइनिंग चल रही है या पे कोई बड़ा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट चल रहा है। पावरफुल फोर्स हैव बीन ऑफन कोल्यूडेटेड टू टेक ओवर द ट्राइबल लैंड। ठीक है, और कोई एक बड़ी पावर आकर उस लैंड को ले लेती है, परचेस कर लेती है और वहाँ पे कोई ना कोई इंडस्ट्री सेटअप कर देती है या फिर माइनिंग होने लग जाती है। द लैंड इज टेकन अवे फोर्सफुली एंड द प्रोसीजर आर नॉट फॉलोड। ठीक है, लैंड ले लिया जाता है। ये देखो, एक स्टेट का ना प्रोसीजर है कि ये आपको किसी की लैंड लेनी है, स्टेट की एक प्रोसीजर है। ये आपको किसी का लैंड लेना है ना, तो सबसे पहले आपको उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है, कंपनसेशन देना पड़ेगा। अब कंपनसेशन कैसे देना पड़ेगा, या तो आप उसको जॉब के फॉर्म में दोगे या फिर उसके लैंड का जो उस टाइम पे प्राइस चल रहा है, ठीक है, वो चीज़ दोगे। मतलब कि यदि आज हम 2022 में हैं तो 2022 में जो लैंड की प्राइस चल रही है वो प्राइस देंगे। ठीक है, यदि हम उतनी प्राइस नहीं पे कर सकते हैं, एज ए इंडस्ट्री मैं उतनी प्राइस नहीं पे कर सकती हूँ, तो मैं उनको जॉब प्रॉमिस करूँगी कि भैया मैं तुम्हें जॉब भी दूंगी और इट्स लाइक अ गवर्नमेंट जॉब की क्या कहते हैं, आप वहाँ पे आकर काम कर सकते हैं। तो इस तरीके के उनको कंपनसेशन दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे फोर्सफुली जो है क्या कहते हैं, कैप्चर कर लिया जाता है लैंड, और उनको जो स्टेट का प्रोसीजर होता है लैंड कैप्चरिंग का, वो प्रोसीजर भी प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जाता। इवन इसमें जो जैसे आपकी लैंड है तो आप इसमें साइन करेंगे कि हाँ मैं आप जो कुछ भी बोल रहे हैं मैं उस चीज़ को मानती हूँ और उसके बाद आपको ये फॉलो होगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। According to official figures, more than 50% displaced due to the mines and mining project are tribals। और ऑफिशियल फिगर्स ये है कि 50% ऐसे लोग थे जिनको डिस्प्लेस्ड किया गया उनकी जगह से, जहाँ पे माइनिंग हो रही थी, वो सारे के सारे ट्राइबल्स थे। Another recent survey reported by the organization working amongst the Adivasi showed 79% of the person displaced from the state of Arunachal Pradesh, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड are tribal। और ये चार जो स्टेट हैं, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, यहाँ पे 79% लोग जो डिस्प्लेस किए गए वो सब के सब कौन थे, आदिवासी थे, ट्राइब्स थे। Huge tracts of their land have also gone under the water of hundreds of dams that have been in the independent India। ठीक है,
हंड्रेड्स ऑफ द डैम्स जो थे वो बिल्ड किए गए आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडिया, वो सब के सब जो थे उन्हीं की ज़मीन थी जहाँ पे ये चीज़ डेवलप की गई। नॉर्थ ईस्ट देयर लैंड रिमेन्स हाईली मिलिटराइज्ड, ठीक है, और हाईली मिलिटराइज किया गया, खास करके नॉर्थ ईस्ट, ये असम, मेघालय, ये वाली जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्राइब्स अपन को देखने को मिलते हैं, वहाँ पे मिलिट्री लगा दी गई भैया कि हमें उनके लैंड चाहिए तभी तो हम काम कर पाएंगे। India has a 101 national park covering 40,564 square kilometer and 543 wildlife sanctuary covering 1,19,776 square kilometer. These are the area where tribals originally lived but were evicted from when they continued to stay there. These forests that are termed the encroaches. अब देखो यहाँ पे 101 नेशनल पार्क है और 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इन सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और 101 नेशनल पार्क्स को जो था उस वहाँ से उनको रिप्लेस कराया गया और वहाँ पे किनको रखा गया, क्या कहते हैं, उनको हटाया गया और फॉरेस्ट कवर बनाया गया, ठीक है। Losing their land and access to forest means that the tribal lose their main source of a livelihood. देखो ये फॉरेस्ट एरिया को वो छोड़ रहे हैं। मान लीजिए कि आप जहाँ पे रह रहे हैं उस एरिया से आपको बोल दिया जाए कि उस एरिया से हट के आप कहीं और शिफ्ट हो जाएं, तो आपकी लिवलीहुड तो जाएगी ना, ठीक है। तो वो उनकी लिवलीहुड डिस्टर्ब हो रही थी। एंड फूड हैविंग ग्रेजुअली लॉस्ट एक्सेस ऑफ देयर ट्रेडिशनल होमलैंड, many Adivasi has migrated to cities in search of work where they employed for very low wages in local industries or building construction site, ठीक है। और उनको काम कहाँ, जब ये माइग्रेट हुए सिटी की तरफ तो उनको बहुत कम वेजेस में काम करने को मिला बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन साइड में। they thus caught in the cycle of poverty and deprivation, ठीक है। फिर उसके बाद ये साइकिल ऑफ पॉवर्टी में फंस जाते हैं, डेप्राइवेशन में फंस जाते हैं, और 45% ऑफ द ट्राइबल ग्रुप इन द रूरल एरिया एंड 35% इन अर्बन एरिया लिव्ड बिलो द पुअर्टी लाइन, ठीक है। अब देखो ये एक तो सोसाइटी के सबसे नीचे उसमें रह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इनको वहाँ से भगाया जाता है, उनकी जगह से भगाया जाता है, और वो ये जो लोग गांव में रह रहे हैं उसके 45%, जो शहर में रह रहे हैं 35% लोग पुअर्टी लाइन के नीचे आ रहे हैं। तो उनके साथ तो कुछ अच्छा हुआ नहीं। जो सोसाइटी के सबसे नीचे रह रहे हैं और उसके बाद उनको इंडस्ट्रियलाइजेशन और फॉरेस्ट डेवलपमेंट सारी क्या कहते हैं चीज़ें बता के कि इंडस्ट्री बनेगी, जॉब मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो उससे भी उनको कुछ नहीं मिलता है। दिस लीड टू डेप्राइवेशन इन अदर एरिया। मैनी ट्राइबल चिल्ड्रन आर माल नरिश्ड का मतलब होता है कुपोषण, मतलब उनके अंदर इतनी जो हेल्थ होती है, वो बच्चों की हेल्थ जो है वो इतनी अच्छी नहीं हो सकती है कि वो 8 से 10 घंटे भी काम कर सकें। जो एक हेल्थ क्राइटेरिया होता है वो फुलफिल नहीं होता। लिटरेसी रेट सबसे कम, वेरी लो। इवन किसी भी स्टेट में आप लिटरेसी रेट देखेंगे तो उस डिस्ट्रिक्ट की सबसे लिटरेसी रेट कम होगी जिस डिस्ट्रिक्ट में ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट होगी, जो डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। When Adivasi are displaced from their land, they lose much more than a source of income, ठीक है। जब उनको डिस्प्लेस किया गया तो वो अपना इनकम, जो सोर्स ऑफ इनकम था, वो तो लूज़ हुआ ही हुआ। दे लूज़ देयर ट्रेडिशंस, उन्होंने अपना ट्रेडिशन भी लूज़ किया, कस्टम भी लूज़ किया, वे ऑफ लिविंग भी लूज़ किया, ठीक है। दे टुक आवर फार्मिंग लैंड्स, दे लेफ्ट सम हाउसेस, दे टुक क्रिमेशन ग्राउंड, टेम्पल, वेल, पाउंड, सब कुछ उनका लूज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से उनके साथ ये सारी चीज़ें हुई। द एग्जिस्ट ऑफ ए इंटरकनेक्टनेस बिटवीन द इकोनॉमिक एंड सोशल डायमेंशन इन ट्राइबल लाइफ, डिस्ट्रैक्शन इन वन स्पेयर नेचुरली इम्पैक्ट द अदर्स, ऑफन द प्रोसेस ऑफ ए डिस्पोशन एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी पेनफुल एंड वायलेंट। देखो सबके लिए वो चीज़ बहुत पेनफुल होती है। यदि आपको आपके घर से भगा के बोल दिया जाए कि हम आपके घर पे एक इंडस्ट्री खोलेंगे और वहाँ पे आपको जॉब मिलेगी, लेकिन दैट्स नॉट पॉसिबल। मान लीजिए कल को इंडस्ट्री भी लग गई और आप जॉब मांगने गए
और आप जॉब के लिए भी भगा दिया गया। ये सारी चीज़ें आदिवासियों के साथ हुई हैं, ठीक है, उन्होंने ये सारी चीज़ें झेली हैं। तो ये उनके लिए बहुत पेनफुल था, वायलेंट था। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना घर नहीं खोया, उन्होंने अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन, अपना इनकम, सब कुछ खोया है, ठीक है। तो वो बहुत डिप्राइव्ड पोजीशन में है और आज भी बहुत से आदिवासी जो हैं वो बहुत डिप्राइव्ड पोजीशन में है। गवर्नमेंट उनके लिए बहुत सा काम कर रही है और बहुत कुछ कर रही है कि उनको उनके डिप्राइवेशन सिचुएशन से उठाकर एक अच्छी सिचुएशन और सोसाइटी में एक अच्छी प्लेस मिल सके। ये था आधा चैप्टर जो कि हमने पढ़ा। होपफुली आपको ये पूरा समझ में आया होगा। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।